नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको इगलास से बताते हैं। इगलास क्षेत्र के ग्राम बिचौला में मनरेगा योजना के तहत 33 लाख रुपए से अधिक के घोटाले का मामला गर्मा गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर फर्जी मस्टर रोल और कागजों पर अधूरे कार्यों को पूरा दिखाकर सरकारी धन की बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मजदूरों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर बड़ी रकम निकाली गई, जबकि धरातल पर काम का कोई अता पता नहीं। हैरानी की बात यह है कि घोटाले की शिकायत करने वाले ग्रामीणों को अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे गांव में असुरक्षा का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने अब प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच, सोशल ऑडिट और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहां पर मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रशासनिक अधिकारियों की जांच पर सबकी नजर टिकी हुई है। इगलास से विशेष रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर हमीरपुर से। उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में तैनात 2 कर्मचारियों को दफ्तर के अंदर रील बनाना महंगा पड़ गया। कार्यालय में वरिष्ठ सहायक चेतन स्वरूप सेन और कनिष्ठ सहायक साधना देवी का फिल्मी गानों पर नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 37 और 33 सेकंड की इन रील में कर्मचारी काम छोड़कर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे। मामले को संज्ञान में लेते हुए चित्रकूट मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने इसे राज्य के कार्य में घोर लापरवाही और विभाग की गरिमा के विरुद्ध माना। वहीं अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और उनकी वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दिया। दोनों को चित्रकूट धाम मंडल बांदा से संबद्ध किया गया है। वहीं वीडियो में दिख रहे अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर एटा से। एटा जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गदनपुर गांव में शनिवार को लड़की बगाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चलने शुरू हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों की ओर से कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने स्थिति को संभाला और सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। एक पक्ष का आरोप है कि पड़ोस का रहने वाला एक युवक उनके घर की लड़की को भगा कर ले गया है। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं गांव में एहतियातन पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। एटा से इराज अली की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। मामला है कि हमारी दीदी थी, वो 27 तारीख को घर से गई थी। पता नहीं 12 तारीख को हमारे गांव के किसी लड़के ने देखा तो उसने हमको बताया हमारे गांव के एक लड़का है अनूप, उसके पिताजी का नाम है किशोरी लाल। उस लड़के के साथ देखा था तो हमने गुमशुदा की पहले लिखवाई थी, फिर बाद में उन्होंने कोर्ट से डाल दिया मुकदमा, हमने भी डाल दिया। तो बाद में ये मेरा भाई और मेरी माँ घर पर थी, इन्होंने अकेला देख के उनकी मारपीट कर दी है। ये मामला। कितने लोग घायल हुए मारपीट में? 5 लोग आए। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी? खबर मेरठ से। मेरठ शहर के पौष इलाके सदर बाजार के बेगम पुल पर रईस जादू द्वारा हुड़दंग और गाड़ियों से स्टंट करने का मामला सामने आया। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें रईस जादे तेज आवाज में हूटर बजाते और सड़कों पर स्टंट करते हुए नजर आए। इस अराजकता के कारण मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और राहगीर परेशान हो गए। आश्चर्य की बात यह रही कि शहर के बीचों बीच घंटों चले इस उत्पात की भनक ट्रैफिक पुलिस को नहीं लगी। वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कड़ी नाराजगी इस पर जताई और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी SHO सदर बाजार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं तथा हंगामा करते हुए एवं हूटर बजाते हुए जा रहे हैं। ये मामला थाना सदर बाजार के बेगम पुल का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। CCTV के माध्यम से गाड़ियों को तथा युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके खिलाफ आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं तथा हंगामा करते हुए एवं हूटर बजाते हुए जा रहे हैं। ये मामला थाना सदर बाजार के बेगम पुल का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। CCTV के माध्यम से गाड़ियों को तथा युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके खिलाफ आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं तथा हंगामा
खबर इटावा से। इटावा जनपद के कस्बा लखना में भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए युवा समाज सेवी और वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर के सभासद प्रताप सिंह पाल ने सराहनीय पहल की। उन्होंने कस्बे के सभी प्रमुख तिराहों, चौराहों, मंदिरों और मस्जिदों सहित विभिन्न वार्डों में लगभग 70 कुंतल लकड़ी डलवाकर अलाव की व्यवस्था करवाई है। ठाकुरन मोहाल, खेड़ा मोहाल, तालाब मोहाल और चकर नगर रोड जैसे इलाकों में अलाव जलाने से राहगीर और स्थानीय निवासियों को ठंड से बड़ी राहत मिली। सभासद प्रताप सिंह पाल ने यहाँ पर कहा कि वह जनता की सेवा के लिए सदैव समर्पित है और आगे भी ऐसे ही राहत कार्य जारी रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी वे कंबल वितरण और निःशुल्क सिलाई शिक्षा केंद्र जैसे सामाजिक कार्यों के जरिए कस्बे में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उनके इस कार्य की स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की है। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बस्ती से। बस्ती शहर के प्रतिष्ठित आर्य कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। 1.15 लाख प्रति माह वेतन पाने वाली प्रिंसिपल माया कुमारी कैमरे पर बुनियादी सवालों और हिंदी वर्णमाला तक का जवाब नहीं दे पाई। हद तो तब हो गई जब विज्ञान की अध्यापिका रीता गौतम साइंस की स्पेलिंग नहीं बता सकी और राष्ट्रगान के सवाल पर भाग खड़ी हुई। स्कूल में बच्चों की संख्या 800 से घटकर 200 रह गई है और इमारत जर्जर हालत में है। मिड डे मील की जांच में भी खाने में कीड़े मिले और दूध में वितरण में धांधली की पुष्टि की गई। डीसी अमित मिश्रा ने बीएसए को यहां पर रिपोर्ट सौंपकर इसका स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं डीआईओएस संजय सिंह ने इस मामले की जांच कर शासन को पत्र लिखने की बात कही है। बीजेपी नेता आशीष शुक्ला ने जिलाधिकारी से मिलकर वित्तीय अनियमितताओं के यहां पर आरोप लगाते हुए प्रिंसिपल को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर चंदौली से। आगामी त्योहारों और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एएसपी आदित्य लांघे के निर्देश पर चंदौली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। चकिया कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने क्षेत्र में गश्त कर व्यापारी और आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने विशेष रूप से चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। कोतवाली प्रभारी ने चेतावनी दी कि चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो सकता है। यदि कोई भी इसकी खरीद बिक्री में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही नववर्ष और मकर संक्रांति को भाईचारे के साथ मनाने की यहाँ पर अपील की गई। वहीं पुलिस ने यहाँ पर साफ संदेश दिया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से माहौल बिगाड़ने वालों पर पैनी नजर है। किसी भी अप्रिय घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का भी आह्वान किया गया। चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर सीतापुर से। सीतापुर जनपद के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मातिनपुर गांव में शुक्रवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते बाप बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक छोटे खान उर्फ अख्तर और उनके पुत्र मैसर खान पर उस समय हमला हुआ जब वे एसडीएम कोर्ट से जमानत कराकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि गांव के ही रामू और उसके साथियों ने पहले बांके से हमला किया और फिर दौड़ाकर दोनों को गोली मार दी। वारदात के पीछे साल 2011 से चली आ रही रंजिश बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव में दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि 24 घंटे पहले हुए विवाद में पुलिस ने ढिलाई बरती, जिससे ये बड़ी घटना हुई। एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें यहां पर गठित की गई हैं। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मिलिया सुल्तानपुर के ग्राम फतेहपुर मातिनपुर में दो व्यक्तियों अख्तर जिनकी उम्र 65 वर्ष और एक मैसर जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष, इनकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि किसी भारी वस्तु से सर पे मार के हत्या की गई है। इसके पीछे पुरानी रंजिश जिसमें गांव के ही दो व्यक्तियों की पूर्व में हत्या की गई थी, उन्हीं के परिवारीजनों पे आरोप लगाया जा रहा है। इसमें मौके पे पुलिस टीमों द्वारा और थाने की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पहुंच के घटनास्थल को विजिट किया गया है। फोरेंसिक और फील्ड यूनिट की टीम भी पहुंची है। साथ ही गांव में शांति व्यवस्था कायम है। मौके पर फोर्स लगा दी गई है। शीघ्र ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी और घटना का अनावरण किया जाएगा।
खबर वृंदावन से पीएफ न मिलने से आक्रोशित स्वीटी सुपारी फैक्ट्री के करीब 150 कर्मचारी शनिवार को सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों ने मथुरा के माहेश्वरी से मसानी जाने वाले रोड पर पीआर अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। कर्मचारियों का आरोप कि फैक्ट्री प्रबंधन पिछले कई वर्षों से उनके वेतन से पीएफ की कटौती कर रहा है, लेकिन उसे सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई बार प्रबंधन से गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। धरने पर बैठे मजदूर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनका बकाया भुगतान और पीएफ का मामला हल नहीं होता है, वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वृंदावन से अरुण कुमार की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अब खबर कौशाम्बी से। चायल विधानसभा की राजनीति में पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता के हालिया इंटरव्यू ने हलचल तेज कर दी है। संवाददाता अरविंद शुक्ला से खास बातचीत में संजय गुप्ता ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जनता द्वारा चुने गए लोग अब खुद को सेवक नहीं बल्कि राजा समझ रहे हैं, जो जनता के बीच जाने के बजाय दरबार लगाने में विश्वास रखते हैं। पूर्व विधायक ने 2022 में टिकट कटने के सवाल पर शालीनता दिखाते हुए यहां पर कहा कि संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने मेरी विधानसभा मेरा परिवार का नारा दोहराते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जो नींव रखी थी उस पर आज भी काम जारी है। कानून व्यवस्थाओं पर उन्होंने योगी सरकार के सुशासन की तारीफ की। वहीं 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि वे पूरी तरीके से तैयार है और भाजपा एक बार फिर चायल से प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएगी। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर कुशीनगर से। कुशीनगर जनपद के थाना कोतवाली हाटा पुलिस ने चेकिंग के दौरान पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एक संदिग्ध कंटेनर को रोककर तलाशी ली, जिसमें क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरे गए 72 मवेशी बरामद किए गए। बरामदगी में 20 भैंस, 2 भैंसा, 50 पड़वा शामिल है। वहीं पुलिस ने मौके से 4 अभियुक्तों को यहां पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में से एक मुरादाबाद और 3 मेरठ जनपद के रहने वाले हैं। ये तस्कर इन पशुओं को वध के लिए लेकर जा रहे थे। वहीं हाटा पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी जुट गई है। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मिर्जापुर से। बिहार चुनाव परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के पूर्व प्रत्याशी सतीश मिश्रा ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। संवाददाता एसएन यादव से खास बातचीत में सतीश मिश्रा ने एसआईआर ड्राफ्टिंग के बाद लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने उन्नाव कांड के आरोपी की जमानत और एनडीए के सहयोगी दलों की विरोधाभासी प्रतिक्रियाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। वही विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की भोज और बैठकों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे महज चुनावी स्टंट बताया। सपा नेता ने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और आगामी चुनावों में इसका जवाब भी देगी। आइए आपको बताते क्या कुछ कहा है उन्होंने। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। चुनाव के पश्चात अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासत में हलचल मची हुई है, उसी हलचल के दौरान बिहार में एनडीए के सहयोगी मंत्री नीतीश मांझी के द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया कि उनके प्रत्याशी ने उन्हें सूचना नहीं दी, अन्यथा वो इस बार भी विजयी घोषित होते। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति में हलचल मची हुई है, अगर हम बात करते हैं बयानबाजी की, बात करते हैं कोडीन सिरप की, बात करते हैं सत्र के दौरान एक विशेष समुदाय के विधायकों की बैठक को लेकर, तमाम चर्चे को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं समाजवादी पार्टी के नगर पालिका परिषद के पूर्व प्रत्याशी, पेशे से एडवोकेट भी हैं, सतीश मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करते हैं और इन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं, आने वाले चुनाव में ये मुद्दे किस तरीके से जनता तक जाएंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
जी सतीश जी, आपने देखा जिस तरीके से सपा सुप्रीमो आपके मुखिया ने बताया कि एसआईआर के शुरू से ही उन्होंने बताया कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ वोट काटने को लेकर चल रही है। यहां तक कि अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही कि लगभग 3 करोड़ वोट कटेंगे। अभी ड्राफ्टिंग आई है तो लगभग 3 करोड़ के करीब वोट जो है वो कटे हैं। इस एसआईआर प्रक्रिया को किस तरीके से आप देखते हैं? ये देखिए, एसआईआर प्रक्रिया नहीं, तमाम प्रक्रियाओं से विपक्ष का वोट कैसे काटा जाए, जो वोट इनको नहीं मिलना है उन वोटों को टारगेटेड करके किस तरीके से उन वोटों को गायब कर दिया जाए, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। और अब ये धीरे धीरे मुद्दा ये ना सिर्फ अखिलेश यादव जी का मुद्दा है, ना सिर्फ राहुल गांधी जी का मुद्दा है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन गया है। और उसको साबित इनके मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लोग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया कि अगर मैं डीएम को पिछली बार फोन कर दिया था तो मेरा हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया था, और इस बार चूंकि प्रत्याशी ने नहीं बताया वरना मैं फोन कर देता तो जीत जाता, ये क्या दर्शाता है? जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री रहे हैं। जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ये खुलकर मंचों से बोल रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी जी का जो आरोप था, जो अखिलेश यादव जी का आरोप था, और इस समय पूरे देश का आरोप है कि वोट चोरी के माध्यम से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, वोट चोरी के माध्यम से ये लोग सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आरोप साबित हो रहा है और इन्हीं के नेता लोग साबित कर रहे हैं। और ये खुल के मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान को पूरी तरीके से नष्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और अब इस पे जनता आगे आएगी। अब नेता तो आगे आ ही रहे हैं, लेकिन जनता जिस दिन आ जाएगी सड़क पर, उस दिन ये सत्ता से हट जाएंगे। लेकिन जैन जी की बात करते हैं तो जैन जी अभी हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने तो कहा कि जैन जी के कारण देश का विकास होने वाला है। ये देखिए, विकास तो जब से ये 2014 से बने हैं, 2014 में बने थे तो बताए थे कि 2022 आते आते किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। एक जुमला खत्म नहीं होता है कि एक नया जुमला प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता को दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से ये आए दिन एक नया जुमला देंगे। अब जंजी का जुमला दे रहे हैं कि जंजी जिस दिन चाह जाएगा देश का विकास हो जाएगा। जंजी जिस दिन चाह जाएगा उस दिन देश का तो विकास होगा ही होगा। आप सत्ता से बाहर जाएंगे तभी इस देश का विकास संभव है, अन्यथा जब तक आप सत्ता में बैठे हैं, आप संविधान की हत्या करते रहेंगे, लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। सतीश जी, अभी देखा कि उन्नाव जो कांड था उसमें भाजपा के पूर्व प्रत्याशी आरोपी थे कुलदीप सेंगर, जिनकी जमानत हुई। उस जमानत पे भाजपा और उनके सहयोगी दलों के द्वारा जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी गई, उस आज पूरे समाज में, पूरे आप देखेंगे हर जगह उनकी किस तरीके से निंदा हो रही है, उस पर क्या विचारधारा है, क्या किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो भाजपा के सहयोगी दल के नेता है राजभर जी, चाहे उसके पहले संजय निषाद जी, चाहे नीतीश कुमार जी, ये जो सत्ता में सहयोगी हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये धर्मवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि धर्मवाद और जातिवाद की राजनीति करते करते इनके अंदर की इंसानियत मर गई है। ये कब क्या बयान देना चाहिए, कब क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, किसकी पीड़ा में किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, ये भूल गए हैं। ये अब तो नेता नहीं है, ये इंसान कहलाने लायक लोग नहीं रह गए हैं। किसी बलात्कार पीड़िता के प्रति आप जो हंसकर बयान दे रहे हैं, आप एक नेता जिसको पूरा देश इस टाइम जानता है कि उनका मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य सही नहीं है, वो नेता एक लड़की का, इस देश की बेटी का बुर्का खींच रहा है, उसका संजय निषाद जी का हंस के बयान आना, फिर ये राजभर जी का बयान आना, तो ये दिखाता है कि अब नेताओं की, जो सत्ता में बैठे नेता है, ये धर्मवाद और जातिवाद की राजनीति करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि इनके अंदर की इंसानियत ही मर गई है। अब जो इनके अंदर की इंसानियत मर गई, उनके लिए क्या कहा जाए? सतीश जी, ये आने वाला जो ये पंचायत चुनाव है, तो क्या समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? ये देखिए क्या है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग उनके सहयोग में खड़े रहेंगे। और पंचायत चुनाव में तो हमेशा समाजवादी पार्टी का रिजल्ट बहुत बेहतर रहता है। आप 2022-21 के पंचायत चुनाव में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, चाहे वो बीडीसी वर्ग हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, जीते थे। बाकी अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख तो इस सत्ता का चुनाव जिस तरीके से हो रहा है, चल रहा है, आप देख रहे हैं। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की सीटें हमारी ज्यादा निकलती, लेकिन अध्यक्ष नहीं निकलता है। उसका कारण आप जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से सत्ता शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है। और पंचायत चुनाव ही नहीं, आप लोकसभा से उठाकर देखिए, लोकसभा में ये राम मंदिर बनवाने के बाद क्या बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, जबकि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना था, उसमें इनका कोई हाथ नहीं था, कोई इनका वो नहीं था जी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो एक खड़ा किया अयोध्या से, उसी अयोध्या से जनता ने इनको हरा दिया। और अयोध्या ही नहीं, भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े,
अयोध्या हो गया, नैमिषारण्य हो गया, प्रयागराज हो गया, और जितने भी देव स्थान है, आप देखिए सारी जगहों से ये चुनाव हारे हैं। चित्रकूट हो गया, सब जगहों से हारे। तो जहां भगवान राम के पांव पड़े हैं वहां से ये चुनाव हारे हैं। और भगवान राम ने चाहा तो 2026 और 27, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हो, सारी जगह से ये हार जाएंगे। और इन्हीं के नेता बता रहे हैं कि 3 करोड़ वोट कट गया, तो उसको डिवाइड कर लीजिए पर विधानसभा वाइज। जितने वोट से ये जीतते हैं तो उतने वोट से ही ये हारेंगे। तो योगी जी का तो कहना है कि ये जो वोटर है ये उनके वोट कटे हैं। ये देखिए, केंद्र और प्रदेश के डिब्बे अब आपस में लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बताया है, तो ये केंद्र और प्रदेश की लड़ाई चल रही है। और इस केंद्र और प्रदेश की लड़ाई में 2027 में हमारे अखिलेश यादव जी चुनाव जीत के आएंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर ये उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरेगी। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न लेते हैं कि इस समय आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था और सत्र के दौरान ही वहीं पे एक विशेष समुदाय यानी ब्राह्मण समुदाय के विधायकों की एक बैठक होती है और उस बैठक में क्या बातें हुई, किस पर चर्चा हुई, उसके पश्चात जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बयानबाजी और आदेश आया, इन सब सारी प्रक्रिया को आप किस तरीके से देखते? एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो जब आप मंचों से जाति का नाम लेके लोगों को वो करेंगे, जाति सम्मेलन चुनावों में कराएंगे, तमाम इसके पहले कुटुंब हुए, तमाम अन्य जातियों के, मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूं। जब आप कांटा बो रहे हैं तो उसमें से फूल तो उगेगा नहीं। तो तमाम जब जाति सम्मेलन, जाति के विधायकों ने अपना अपना कुटुंब किया, तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपने ही पार्टी के विधायकों को आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी देनी पड़ रही है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेताओं की नजर में ब्राह्मण समाज की अहमियत क्या है। और मैं तो कहता हूं ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के ब्राह्मणों का अपमान किया है इनके प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने अपनी मानसिकता, जो ब्राह्मणों के प्रति नफरत भरी मानसिकता है, उसको प्रदर्शित करने का काम किया। ये ब्राह्मण समुदाय के अपमान के साथ साथ जो विधायक जिस क्षेत्र से जीत कर आए हैं उस क्षेत्र का भी अपमान इन्होंने किया है। और उसी में एक मिर्जापुर नगर विधानसभा भी आता है जहां से रत्नाकर मिश्रा जी विधायक हैं। ये ब्राह्मण है, मां विंध्यवासिनी के पुजारी हैं। मैं तो आपके माध्यम से इनसे निवेदन करूंगा कि पुरजोर विरोध करिए। अगर आप अपने समाज का, अपने क्षेत्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाए हैं तो मैं मानता हूं कि फिर आप को राजनीति करने का हक नहीं है। जिस तरीके से आपके समाज को, आप जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर गए हैं, वहां के लोगों को आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बेइज्जत किया है और उनका मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है, आपको खुल कर आना चाहिए। किसी पद प्रतिष्ठा की लालच किए बगैर आपको विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर ये गलत था तो इसके पहले और तमाम कुटुंब हुए थे, उस पर कटाक्ष क्यों नहीं आया? उस पर तो आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे कि जब और समुदाय के लोग इकट्ठा, और खुद आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए, अभी कुछ दिन पहले का उनका ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, वो अपने दिल्ली के आवास पर अपने समुदाय की मीटिंग कर रहे हैं, उसको ट्विटर पे डाले हैं, सोशल मीडिया पे डाले हैं। आप करें तो सही, आप करें तो चमत्कार, दूसरा कोई करे तो दिक्कत है आपको। इस मानसिकता की ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनके मन में ब्राह्मण समुदाय के प्रति कितनी नफरत है, इस बात को इन्होंने प्रदर्शित कर दिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी सतीश मिश्रा। किस तरीके से बताया कि भाजपा के द्वारा जिस तरीके से ब्राह्मण विधायकों के प्रति जो गाइडलाइन जारी किया गया, जो आगाह किया गया, जो चेतावनी दी गई, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पे पार्शियलिटी हो रही है, पक्षपात हो रहा है। इसके पूर्व में ऐसे कई लोगों के कुटुंब बैठक हुए थे लेकिन तब नहीं आया था। और आपने ये देखा कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ, जिस तरीके से SIR हुआ, उसका मतलब क्या था। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से बातें उन्होंने बताई कि पार्टी चुनाव तो नहीं लड़ेगी लेकिन पार्टी व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ेगी, मतलब पार्टी सिंबल नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनकी पकड़ हर वर्ग, हर जाति में है। अब तो आने वाला पंचायत चुनाव बताएगा। और जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, अब तो देखला कमान किस तरीके से ब्राह्मण विधायकों के साथ जो गाइडलाइन जारी की है आगे बरकरार रहती है।